तो फ्रेंड्स, रहा अस्त्र स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज इसमें दिया गया है। और ये जो बुक है इसमें 1000 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूएस विस्तृत व्याख्या के साथ है। और ये सर हैं आदित्य रंजन सर। तो इनका पीडीएफ मुझे टेलीग्राम पे मिल गया था और मैंने ये जब बुक देखी पीडीएफ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो दोस्तों आपके लिए ये हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें ये पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं कि एक एक सब्जेक्ट की एक एक किताब उठा देते हैं और उनमें ही उलझे रह जाते हैं। इस वजह से इन सर ने बहुत ही अच्छा काम किया, ये बुक लॉन्च की और मुझे स्पेशली ये बुक अच्छी लगी है। मुझे अचानक से ये पीडीएफ मिल गया तो मैंने देखी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसकी क्लास बना लो, मेरे भी काम आ जाएगी और आप सब जो भी आप देख रहे हो वो सब, ठीक है। इंडेक्स देखिए, सबसे पहले इंडेक्स में हमको देखने को मिलेगा कला और संस्कृति। अभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हमारे साथ, ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप जानते हैं, हर बार आता है। राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता, वाद, जलाशय, भारत में झीलें, भारत में दर्रे, भारत में नदियाँ, भारत के प्रमुख जलप्रपात, संविधान संशोधन, भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल, रोग और विटामिन, रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र, वैज्ञानिक नाम, अध्ययन और उपकरण, ये सब। और आगे देखिए, भारत के पर्वत, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और नागरिकता, परिवहन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और आविष्कार और खोज, राष्ट्रपति संसद एवं संघ लोक सेवा आयोग, जनगणना 2011, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, पुस्तकें और लेखक, मुख्यालय, खेल और ट्रॉफी। कला और संस्कृति देखिए, पहला प्रश्न है पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पुलिकली क्या आंध्र प्रदेश, क्या पश्चिम बंगाल, क्या केरल या फिर उड़ीसा? तो पुलिकली कहाँ का है दोस्तों? पुलिकली आपका केरल में है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आपको याद रखना है, केरल में, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जो पुलिकली है इसको बाघ नृत्य बोलते हैं। केरल राज्य की एक लोक कला है। इस कला का अर्थ है बाघों का खेल। इस उत्सव के दौरान बाघों की वेशभूषा में नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य देखने में बहुत दिलचस्प और मजेदार होता है। वे चेंदा, तखिल, उड़ुक्कू जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र की ताल पर नाचते हैं। टाइगर हंटिंग थीम, त्योहार के प्रदर्शन का एक विषय एक शिकारी द्वारा बंदूक चलाने और छुपकर खेलने वाले बाघों पर आधारित है। मेकअप, बाघों की तरह दिखने के लिए शरीर और चेहरे पर मेकअप किया जाता है, ये सब। अतिरिक्त जानकारी देखिए, यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, छापेली, तो छापेली को याद रखना उत्तराखंड का है, ठीक है। कथक ये हमारे उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का। तो छापेली ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड का है, ठीक है। बाकी आगे देखिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्र बंदरगाह था जो अपने डॉट डॉट के काम के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन से काम के लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी के लिए या पटोला के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए, जरी के लिए। तो मछलीपट्टनम किस कार्य के लिए ये बंदरगाह प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, हम बता रहे हैं जैसे थोड़ा सा। ऑप्शन कलमकारी के लिए। अब ये कलमकारी क्या है इसको हम देख लेंगे। कलम हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य एशिया देशों को निर्यात किए जाने वाली कलमकारी वस्त्रों का उत्पादन करता है। देखिए, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम शहर कलमकारी कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। कलमकारी विशेष रूप से सजावट, धार्मिक अलंकरण के लिए डाई पेंट किए गए कपड़े तैयार करने के लिए करने की एक तकनीक है। लाल, नीला, पीला, हरा इस तकनीक में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 4 रंग हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान कपड़े को कपास की नोक वाली बांस की छड़ी से खींचा जाता है और खनिज रंगों में रंगा जाता है, खनिज रंगों से, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें मलमल को धोने, भिगोने, रंगने जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। मछलीपट्टनम में कलमकारी कलाकार आमतौर पर व्यापार की मांग के अनुसार हाथ से पेंटिंग के साथ साथ ब्लॉक पेंटिंग अभ्यास करते हैं। वर्तमान में मछलीपट्टनम और कालाहस्ती राज्य में कलमकारी निर्माण के 2 प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। रामचरितमानस का कौन सा खंड अध्याय कौन सा खंड या अध्याय सबसे छोटा है दोस्तों? सो सबसे पहले हम बता दें आपको, पहला ऑप्शन है अरण्यकांड, और बी ऑप्शन है किष्किंधा कांड, और सी ऑप्शन है सुंदरकांड, डी ऑप्शन लंका कांड। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किष्किंधा कांड। कौन सा किष्किंधा कांड है दोस्तों? आपने सोचा भी नहीं होगा और ऐसा बन गया प्रश्न। देखिए, तो देखिए किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण का सबसे छोटा कांड है, ठीक है। और यह रामचरित देखिए बालकांड, 1 मिनट, ये मैंने बता दिया। अब हम एक करके बताते हैं बालकांड। तो यह रामचरितमानस के 7 अध्याय में से पहला और सबसे लंबा है बालकांड। यह विभिन्न देवी देवताओं के व्यापक आह्वान के साथ शुरू होता है। इनमें अन्य कहानियों के अलावा
शिव पार्वती की कहानी शामिल है। अध्याय अयोध्या में राम के जन्म, उनके बचपन और ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा, जनकपुर में प्रवेश, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने, सीता से विवाह और अयोध्या लौटने का वर्णन सीन होता है बालकांड में। ठीक है, अयोध्या कांड देखिए। अयोध्या का अध्याय अयोध्या का जो अध्याय है 326वें दोहे में। ठीक है, तो रामचरित का दूसरा अध्याय अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी के साथ शुरू हुआ था। इस अध्याय में वर्णित अन्य घटनाओं में राम का वनवास, दशरथ की मृत्यु, राम का निषाद और के बता नाविक के साथ मुठभेड़ और भरत की अयोध्या वापसी, उनकी मां की योजना पर उनका गुस्सा, भरत राम का जंगल में मिलना और भरत के साथ अयोध्या के सिंहासन पर राम की चरण पादुका की स्थापना, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अरण्य कांड, वन का अध्याय। अरण्य मतलब इसका पर्यायवाची भी आप जानते हैं। ठीक है, तो इसी का मतलब हुआ कि अरण्य माने वन। ठीक है, ऐसा आप थोड़ा सा सेंस लगाइए। तो वन का अध्याय 6 दोहे में है। सो फ्रेंड देखिए, ये संक्षिप्त लेखन घटनापूर्ण अध्याय सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में राम के जीवन से संबंधित। ठीक है, ये सब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ये भी बताते हैं, मरीचि का स्वर्ण का प्रतिरूपण और सीता का अपहरण, राम का दुख और सीता की खोज की शुरुआत, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय के कुछ अन्य प्रसंग देखिए। किष्किंधा कांड 30 दोहा हैं। इसमें कितने दोहा हैं? 30 दोहा हैं। और यह रामचरितमानस का सबसे छोटा है। यह हनुमान और राम की मुलाकात, सुग्रीव के साथ राम की मित्रता, वाली की हत्या और सुग्रीव की सेना द्वारा सीता खोज की शुरुआत, ये सब इसमें बताया गया किष्किंधा कांड में। अब देखिए सुंदरकांड। सुंदरकांड इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें जो सुंदरकांड है इसमें 60 दोहा है। कितना? 60। अब देखिए सुंदर से 60। ठीक है, ऐसे याद रखिए। यह रामचरितमानस का 5वां अध्याय है। ठीक है, 5वां। और कई लोग इसे पूरे पाठ का हृदय मानते हैं। यह हनुमान के कारनामों का वर्णन करता है। ठीक है, उसका समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश, विभीषण के साथ उसकी मुलाकात, किसके? हनुमान जी की। ठीक है, सीता की खोज और उससे मिलना और लंका को जलाना। इस अध्याय में वर्णित अन्य प्रसंग है। विभीषण का दल बदल, राम और रावण के बीच संदेशों का आदान प्रदान और राम का समुद्र को भस्म करना, ये सब। लंका कांड, ये इसमें कितना है? 121 दोहा लंका कांड में। यह अध्याय रावण के द्वीप राज्य लंका में राम के प्रवास की पूरी अवधि का वर्णन करता है। एपिसोड में समुद्र पर एक पुल का निर्माण और लंका में पार करना और अंगद का रावण के लिए निष्कल शांति मिलना शामिल है। फिर ये सब नायकों के पतन, लक्ष्मण की चोट और वसूली और अंत में रावण की हत्या के साथ युद्ध का अनुसरण। युद्ध के बाद विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाना, सीता की वापसी और अयोध्या वापस यात्रा होती है, ये सब। उत्तरकांड, बाद की घटनाओं का अध्याय या उपसंहार। 130 दोहा हैं। ये रामचरितमानस का 7वां और अंतिम अध्याय है। तो रामचरितमानस में मतलब 7 अध्याय थे। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट है। कौन सा? उत्तरकांड। ठीक है, सब कुछ पूछ देते हैं हम लोग, बाद में तो उत्तर देते हैं, तो ऐसे करके याद रखो। ठीक है, रामचरितमानस का सबसे लास्ट में जो है हमारा अध्याय, उसको उत्तरकांड बोलते हैं। और ये हमारा 7वां है। ठीक है, तो जिसमें लंका के युद्ध के बाद होने वाली घटनाओं का प्रमुख घटना, जैसे राम के वनवास का अंत, ठीक है, वापसी हुई उनकी, ताजपोशी हुई उनकी, इसके बाद भगवान राम के अवतार के प्रस्थान, गरुड़ और काक भुसंडी के बीच संवाद और पाठ के समापन, आह्वान का विवरण हुआ, ये सब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन सासाराम, बी ऑप्शन मनेर, सी ऑप्शन सीतामढ़ी, पावापुरी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सासाराम। अब सासाराम देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह ने अपने जीवन काल में और उनके बेटे इस्लाम शाह, बेटी का नाम क्या था? बेटे का नाम इस्लाम शाह के दौरान बनाया गया है। शेरशाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 का उसका पुनर्निर्माण हुआ। शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा अभी कल्पित किया गया। मीर मोहम्मद अलीवाल खान। ठीक है, अब देखिए बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार इनमें से कौन सा है? छठ है, सरहुल है, जितिया है, तीज है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छठ ऑप्शन। खुशहाली के साथ मनाया गया छठ। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट नोट करना अच्छे से। ठीक है, छठ पूजा बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है दोस्तों। बिहार में लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होने के कारण भगवान की पूजा करने के लिए कई त्यौहार मनाते हैं। छठ पूजा एकमात्र वैदिक त्यौहार है, सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, यह त्यौहार साल में 2 बार, चैत्र मास, ठीक है, चैत्र मास, इसको मार्च बोलते हैं। ठीक है, मार्च में बन जाएगा। कार्तिक मास नवंबर में, जो कि अभी मना था थोड़े दिन पहले। ठीक है, कार्तिक मास तो 2 बार मनता है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, यह उत्सव 4 दिन का है, जहाँ लोग नदी के किनारे, और ये जो उत्सव है वो 4 दिन का है दोस्तों, 4 दिन का। ठीक है, याद रखना। और जहाँ लोग नदी के किनारे सूर्यास्त से सवा के दौरान उपवास करते और प्रार्थना करते। ठीक है, ये सब आगे बढ़ेंगे।
वे लोकगीत भी गाते हैं और सूर्यदेव और छठी मैया की स्तुति में नृत्य करते हैं। बिहार में लोग इस त्यौहार में अपार आस्था और वे अपने घरों में पवित्रता बनाए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के माध्यम से आसपास से कई नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। नोट देखिए, मधुश्रवणी पर्व बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो मधुश्रवणी पर्व है जो है मधुश्रवणी जो पर्व है बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से मनाया जाता है। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के प्रमुख स्थल निमित्त में से क्या है? तो संगीत नाटका है। क्या है? संगीत नाटका। संगीत नाटका मिथिला की संगीत परंपरा के प्रमाणिक इतिहास का प्रमुख राज तरंगिणी है। ठीक है। और मैथिली नाटक मिथिला के राज दरबारों में गीति नाट्य परंपरा बन रही थी, जिनको कीर्तनीय नाटक कहते हैं। ठीक है। कीर्तनीय नाटक का आरंभ प्राय शिव या कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करने से हुआ, परंतु वे धार्मिक नाटक नहीं होते। कीर्तनिया का अभिनय रात को होता तथा इसका अपना विशेष संगीत हुआ करता है जिसे नादी कहते हैं। ठीक है। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र, तो ये अमता, दरभंगा में डुमराव, बक्सर में बेतिया, पश्चिम चंपारण, ये सब। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र गया। सो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे सामा चकेई व लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र मनाया जाता है? तो सामा चकेई मिथिला में। ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध नक कलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित? नक कलेश्वर ये उड़ीसा संबंधित है, उड़ीसा से। नक कलेश्वर उत्सव उड़ीसा के अधिकांश जगन्नाथ मंदिरों में मनाए जाने वाले एक प्राचीन अनुष्ठान है। तो ये मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसे याद रखना। ठीक है। ये सब आप जानते हैं, इसको बता देते हैं। माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ नवकलेश्वर के दौरान नए शरीर को सुशोभित करते हैं। आमतौर पर हर 12 से 19 साल में होता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुरोस्थ महीने के रूप में कहे जाने वाले वर्ष में आषाढ़ के शुभ 2 महीनों के आधार पर होता है। आगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? अंगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो अंगामी भाषा ये आपके नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है। तो अंगामी, ठीक है, गामी नागालैंड। ठीक है। विधानसभा द्वारा अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड में कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, शैमा, अंगामी व रेंगमा इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। अंगामी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की अंगामी पोची शाखा की अंगामी उपशाखा की भाषा है। राज्य के निवासियों के बीच ये संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है। 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार भाषा कोन्याक है। 2011 जनगणना आंकड़ों के अनुसार भाषा कोन्याक, जिसका इससे हिस्सा के लिए 46% है। सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? सिंधु दर्शन, सी ऑप्शन लद्दाख का। ठीक है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल लेह से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैमनला में सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है। यह महोत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है। और ये मैंने बता दिया। दर्शन महोत्सव का आयोजन 1997 ठीक है 1997 से किया जा रहा है। इस त्योहार में शामिल होने वाले लोग अपने राज्य के नदी के पानी से भरे मिट्टी के बर्तन लेकर आते हैं और उन्हें सिंधु नदी में विसर्जित करते हैं। ठीक है। तो प्राचीन सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? सेंट थॉमस ये दोस्तों केरल में स्थित है। ठीक है। केरल में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च केरल में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च को 1598 में पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। ये चर्च दीव किले के अंदर स्थित एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर स्थित है। ये सब। ठीक है। निर्माण गोथिक वास्तु कला में किया गया। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है बिहू, मयूर, गीदड़ नृत्य, घूमर नृत्य। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, मयूर नृत्य। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? मयूर नृत्य, बी ऑप्शन।